हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घुइल वंश राजस्थान के इतिहास का टॉपिक। आज ये आप देख सकते अभी आप देख सकते हैं राजस्थान का मैप, राजस्थान का मानचित्र है। हम ज़्यादा टाइम इसके हुए सीधा पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट में कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम उस वंश की कहानी पढ़ेंगे जिसने मेवाड़ को पहचान दी। अगर मेवाड़ एक शरीर है तो घुइल वंश उसकी आत्मा है। जिस तरह लोग कहते हैं मैं जयपुर से हूँ, उस समय लोग गर्व से कहते थे मैं मेवाड़ के हूँ, मैं मेवाड़ से हूँ, या हम मेवाड़ के हैं, या हम मेवाड़ के हैं। ये था घुइल वंश। और आप देख सकते हैं इस मेवाड़ के उपनाम में मेदपाल प्रागवाद सिरी की भी। घुइल वंश की स्थापना गुहादित्य ने की थी। घुइल वंश की स्थापना गुहादित्य ने की थी, जिन्हें घुइल भी कहते हैं। संस्थापक घुइल तो थे, गुहादित्य थे। इनके नाम पर घुइल वंश कहलाया। बच्चों, अगर किसी के नाम पर वाट्सएप ग्रुप बन जाता है तो वो खुश हो जाता है। यहाँ तक पूरे वंश का नाम ही घुइल के नाम पर पड़ा, तो कितना बड़ा नाम है घुइल नाम। घुइल वंश की स्थापना वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल ने की थी। घुइल वंश की का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल जी थे। घुइल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी। मेवाड़ के शासक घुइल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी। मेवाड़ के शासक जाने जाते हैं दीवान। मेवाड़ के शासक हैं वो जाने जाते हैं दीवान। राजा एकलिंग जी थे उनके, राजा एकलिंग जी। कुल देवता है वहाँ के, एकलिंग जी देवता हो गए। और कुल देवी बाण माता, कुल देवी बाण माता। ऐसा ए बी से याद रखते हो। ए से एकलिंग जी कुल देवता, कुल देवी, बी से बाण माता, कुल देवता देवी, ए बी से याद कर सकते हो आप। आगे देखते हैं। एक कहर गांव था, वहाँ देवादित्य ब्राह्मण रहते थे। उनकी पुत्री सुभागा थी। कहर गांव में बताते हैं घुइल वंश की स्थापना कहाँ से हुई। एक कहर गांव था, वहाँ देवादित्य ब्राह्मण रहते थे। उनकी पुत्री सुभागा थी। उससे उपासना की सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान ने उन्हें बीज मंत्र दिया, जिससे पुत्र वल्लभी पैदा हुआ। जिससे पुत्र पुष्पावती पत्नी थी शिलादित्य की। विधि आक्रमणों से हार जाता है शिलादित्य और गुफा के शरण में चले जाता है, जहाँ पे उसकी पत्नी पुष्पावती एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम था गुहादित्य या गो, जिससे 566 ईस्वी में घुइल वंश की स्थापना की। कमलावती नाम स्थापना की। अब इसमें ये आपका शिलादित्य मर जाता है तो पत्नी को सती होना पड़ता है। सती होने के बाद कमलावती नाम की ब्राह्मणी ने लालन पोषण किया आपका गुहादित्य गुह का, क्योंकि पुष्पावती सती हो गई थी अपने पति के मृत्यु अपने पति के शव के साथ में। कमलावती गुहादित्य को इडल ले जाती है। जहाँ गुहादित्य का लालन पालन भीलों के साथ होता है। कमलावती इडल ले जाती है जहाँ गुहादित्य का लालन पोषण भीलों के साथ होता है। जहाँ गुहादित्य का लालन पोषण भीलों के साथ होता है, वहाँ का राजा भील था तथा भीलों द्वारा इसका कर्तव्य देख इसको राजा बना दिया गया। तथा 566 ईस्वी में घुइल वंश की स्थापना करता है गुहादित्य। 566 ईस्वी में घुइल वंश की स्थापना करता है गुहादित्य करता है। गुहादित्य 566 में घुइल वंश की स्थापना करता है। फिर नागादित्य होता है, उसके बाद नागादित्य के साथ बप्पा रावल जी होते हैं।
वाहिद का पुत्र का नाम नागादित्य था। नागादित्य के पुत्र का नाम बप्पा रावल था। रणकपुर प्रवस्ती कहती है कि कालभोज और बप्पा रावल अलग व्यक्ति थे, परंतु अधिकतर इतिहासकार कहते हैं कि ये दोनों एक ही व्यक्ति था। रणकपुर प्रवस्ती कहती है कालभोज और बप्पा रावल अलग व्यक्ति थे, परंतु इतिहासकार कहते हैं कि दोनों एक व्यक्ति थे। अब ये तो यही जाने, ऐसा अगर आए रणकपुर के अनुसार तो दोनों अलग हैं, आए पर इतिहासकार मानते हैं दोनों एक ही व्यक्ति थे। अब पढ़ते हैं बप्पा रावल जी को। बप्पा रावल नागादित्य का पुत्र था, जो हरिऋषि व राजसैनी माता के आशीर्वाद से शासन स्थापित किया। उसने हरिऋषि व राजसैनी माता के आशीर्वाद से शासन स्थापित किया था। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। बप्पा रावल जी की इमेज ये है, इमेज को देख सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध शासक थे ये घुइलों में चित्तौड़ पर अधिकार किया बप्पा रावल जी ने, और मेवाड़ की शक्ति बढ़ाई चित्तौड़ पर अधिकार करके। अगर घुइल वंश एक फिल्म है तो उसके सुपरस्टार बप्पा रावल जी हैं। घुइल वंश एक फिल्म है तो उसके सुपरस्टार बप्पा रावल जी हैं। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जानते थे, वह अन्य नाम मालभोज महेंद्र था। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जानते हैं, वह अन्य नाम मालभोज या महेंद्र था। श्री वैद्य ने इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। श्री वैद्य ने इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है, जो फ्रांसीसी सेनापति था। किंवदंती इस तरह से है कि एक गाय चराता था या हरिऋषि की गाय चराता था। इसकी गाय एक गुफा में जाती है और उस पर दूध देती है पूरा। बप्पा रावल जी ये सब देख लिया। उसके बगल में हरित ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, यह उनका सेवक बन जाता है। तब हरित ऋषि स्वर्ग से जब हरित ऋषि स्वर्ग में जाते हैं तो अपने मुंह से पान पीक निकाल कर बप्पा के ऊपर डालना चाहते थे, जिससे वह अमर हो जाता, परंतु इसने अपने पैर पीछे हटा लिए। बप्पा रावल जी ने अपने पैर पीछे हटा लिए, परंतु बप्पा ने बोला जहाँ तक जाएगा तू यहाँ तक जाएगा, वहाँ तक तेरा शासन फैल जाएगा। ये पीक यहाँ तक जाएगा, वहाँ तक तेरा शासन फैल जाएगा। इसको गुप्त खजाने के बारे में बता दिया था। इसको गुप्त खजाने के बारे में भी हरिऋषि जी ने बता दिया था। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि देवी के समान एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था। ये देवी के सामने एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था। 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। इसकी खड़क तलवार 32 मन की थी। यह 4 बकरों का भोजन करता था और उसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे। 32 मन की तलवार थी और 16 हाथ का दुपट्टा था। 35 हाथ की धोती थी और सेना में 12,72,000 सैनिक थे और 4 बकरों का भोजन करता था। बप्पा ने कैलाशपुरी के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। बप्पा जी ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। अब आप देख सकते हैं एकलिंग जी मंदिर की इमेज। घुइल शासकों के आराध्य देव भगवान शिव जी एकलिंग जी हैं। राजा स्वयं को एकलिंग जी का सेवक मानते थे। राजा स्वयं को एकलिंग जी का सेवक मानते थे। राजा कहते थे असली राजा एकलिंग जी हैं, हम तो उनके दीवान हैं या हम उनके प्रतिनिधि हैं। असली राजा कौन? एकलिंग जी। बप्पा ने नागदा को राजधानी बनाया। मानमौरी को हराकर चित्तौड़गढ़ जीता।
मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ जीता। आप देख सकते हैं यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेवाड़ की राजधानी रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। भारत का सबसे विशाल दुर्गों में से एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। आज लोग 2 BHK का घर देखकर खुश हो जाते हैं। उस समय पूरा पहाड़ी किला बना दिया गया था। पूरा पहाड़ देख सोच रहे हो, पूरा पहाड़ी किला बना दिया गया। आजकल 2 BHK बना के खुश हो जाते हैं। बप्पा की मृत्यु खुरासन व नागदा में हुई। बप्पा की मृत्यु खुरासन नागदा में हुई। मान मौर्य को हराकर बप्पा ने चित्तौड़गढ़ जीता था। ये मान मौर्य मौर्य शासक था। इन मौर्य शासक को हराकर बप्पा ने ये चित्तौड़गढ़ जीता था। बप्पा को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, राजगुरु कहा जाता है, चकवी भी कहा जाता है। बप्पा को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, राजगुरु कहा जाता है, चकवी भी कहा जाता है। शेष बाहु 7 बाहु मंदिर का निर्माण ही बप्पा रावल ने करवाया। ये याद रखना, सशस्त्र बाहु का मंदिर का निर्माण बप्पा रावल जी ने करवाया। और पढ़ते अलर्ट 991 से 971 तक। इसकी फोटो उपलब्ध नहीं है अलर्ट जी की, वरना मैं आपको कराया था। इससे आलूरावल के नाम से जानते हैं। इसे आलूरावल के नाम से जानते हैं। इसे आलूरावल के नाम रावल के नाम से जानते हैं। खून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया इन्होंने। खून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। मेवाड़ में नौकरशाही का सबसे पहले प्रारंभ भी अलर्ट जी ने किया था। नौकरशाही का सबसे पहले प्रारंभ अलर्ट जी ने किया था। आहड़ को राजधानी बनाया। आहड़ को राजधानी, देखो आज से याद कर लो। आज से सबसे पहले अलर्ट को आज से याद कर लो। आज से आहड़ को राजधानी बनाया। दूसरा पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी अलर्ट जी ने किया हरिया देवी से, जो कि हुन राजकुमारी थी। हुन विदेशी से, तो हुन राजकुमारी की हरिया देवी से विवाह किया अलर्ट जी ने। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी अलर्ट जी ने किया। और आहड़ को व्यापारिक केंद्र बनाया राजधानी के बाद। तो इसे आप याद कर लो। आगे है रण सिंह। 1158 से 1178 तक शासन किया। इसके समय गोहिल वंश 2 शाखाओं में बट गया। रण सिंह जी के समय गोहिल वंश 2 शाखाओं में बट गया। इसके 2 पुत्र थे, छेम सिंह व राहब। छेम सिंह रावल शाखा की स्थापना करता है, राहब प्राण शाखा की स्थापना करते हैं। छेम सिंह तो रावल शाखा चली आए थे, राहब प्राण शाखा की स्थापना करते हैं। रण सिंह 2 पुत्र से छेम सिंह और राहब। छेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की और छेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना और राहब ने राणा शाखा की स्थापना की, जो बाद में सिसोदिया वंश कहलाया। आगे सामन सिंह 1172 से 1179 तक। सामन 1172 से 1179 तक शासन किया। कीर्तिपाल चौहान से संघर्ष किया व हार गए मेवाड़। सामन सिंह ने कीर्तिपाल चौहान जालौर वाले थे, जो जालौर के चौहानों के बारे में पढ़ा था हमने कि कीर्तिपाल चौहान ने जालौर की स्थापना की व सामन सिंह को हराया। मेवाड़ के सामन को हराया। तो इसी हम याद कैसे किया था, जाग कीर्ति फैला। तो जालौर वाले कीर्तिपाल सिंह जी हैं। तो इसी जालौर की स्थापना, जालौर के चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने की थी। तर्रैन के युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से युद्ध किया सामन सिंह ने। तर्रैन के युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से युद्ध किया सामन सिंह ने। ये पृथ्वीराज चौहान है,
इसने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था। दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ने आक्रमण किया इसके टाइम पे। दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ने आक्रमण किया इसके टाइम पे। छेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह और कुमार सिंह। फिर कुमार सिंह मने कीर्तिपाल चौहान से मेवाड़ प्रणयी था। सामंत सिंह कीर्तिपाल चौहान से हार गए थे मेवाड़ को। कुमार सिंह ने मेवाड़ नहीं जीता। फिर आते हैं जयते सिंह। समकालीन दिल्ली शासक थे इल्तुतमिश से जयत सिंह के समय। समकालीन दिल्ली शासक इल्तुतमिश थे। भूसाला का युद्ध हुआ 1222 ईस्वी में। चैत्री के सेनापति थे बालक व मदन। हम्मीर मकबरे में उल्लेख है कि जिसमें हम्मीर बताया है इल्तुतमिश को और बोला है हम्मीर के मत का मर्दन करने वाला जय सिंह था। माने इल्तुतमिश भूसाला का युद्ध हुआ था। भूसाला का युद्ध हुआ था जय सिंह में और इल्तुतमिश को हम्मीर बताया गया है और इसमें बताया है कि जय सिंह ने हम्मीर के मत का मर्दन किया था। 1248 में नसरुद्दीन मोहम्मद से संघर्ष किया। 1227 में नसरुद्दीन महमूद से संघर्ष किया। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है जय सिंह का काल। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है जय सिंह का काल। जीएच ओझा द्वारा बताया कि जय सिंह की तारीफ उसके दुश्मन भी करते थे। जीएच ओझा बता रहे हैं कि जय सिंह की तारीफ उसके दुश्मन भी करते थे। एक गुजरात का शासक वीर धवल को पराजित किया और सेनापति वास्तुपाल और तेजपाल ने माउंट आबू में मंदिर बनवाए। जय सिंह ने गुजरात के शासक वीर धवल को पराजित किया और उसके सेनापति वास्तुपाल तेजपाल ने माउंट आबू के मंदिर बनवाए। अब पढ़ते हैं तेज सिंह। इन सब की फ़ोटो मौजूद नहीं है और हैं तो वो सब बनाए गए हैं अंदाज से, तो ये फ़ोटो मौजूद नहीं है। इनके पास फ़ोटो है ही नहीं है। फ़ोटो में दिखा नहीं पा रहा इसलिए मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ इनकी। इन्होंने तेज सिंह ने उपाधि धारण की परम भट्टारक की, महाराधिराज की और उमापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप। परम भट्टारक, महाराधिराज, उमापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप उपाधि धारण की तेज सिंह ने। समकालीन दिल्ली शासक थे बलवंत तेज सिंह के समय। समकालीन दिल्ली शासक बलवंत थे। सामंत प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 और 61 में लिखा गया, जो कि पहला चित्रित ग्रंथ है जिसे कमलचंद ने लिखा था और राजस्थानी कला का। ये याद कर लो, सामंत प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सामंत प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी पहला चित्रित ग्रंथ है जिसे कमलचंद ने लिखा। पहला चित्रित ग्रंथ है जिसे कमलचंद ने लिखा, राजस्थानी कला का। आगे पढ़ते हैं समर सिंह 1267 से 1302 तक। समर सिंह पढ़ते हैं 1267 से 1302 तक। समर सिंह तेज सिंह का पुत्र था। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, तुर्कों में गुजरात का उद्धारक। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक समर सिंह था। इससे चिरवा लेख में शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान सुर बताया गया है। चिरवा लेख में लिखा हुआ है कि शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान सुर बताया गया है समर सिंह को। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है कि चिरवा लेख अभिलेख में किसको बताया गया सिंह के समान, तो वो थे हमारे समर सिंह जी। इसके दो पुत्र थे कुंभकर्ण और रतन सिंह।
कुंभकर्ण ने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की। कुंभकर्ण में जो गोहिल वंश की स्थापना की थी वो कुंभकर्ण जी ने। कुंभकर्ण जी यहाँ से गए थे नेपाल, वहाँ गोहिल वंश की स्थापना की कुंभकर्ण जी ने। इसके दरबारी विद्वान थे जिनप्रभ सूरी, रतन प्रभ सूरी, पासचंद्र। दरबारी विद्वान थे जिनप्रभ सूरी, रतन प्रभ और पासचंद्र। समर सिंह के दरबारी विद्वान थे जिनप्रभ सूरी, रतन प्रभ और पासव चंद्र। शिल्पी थे पदम सिंह, कैल सिंह, केलहण और कर्म सिंह। शिल्पी थे पदम सिंह, केल सिंह, कलहण, कर्म सिंह। अब पढ़ते हैं रावल रतन सिंह को। रावल शाखा का अंतिम राजा था रावल रतन सिंह। रावल शाखा का अंतिम राजा था। रानी पद्मिनी थी इनकी, जो बहुत सुंदर बताई जाती है। इनके समकालीन दिल्ली शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। इनके शासक दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। रावल रतन सिंह, आप रावल रतन सिंह देख सकते हैं, फोटो में लगाइए रावल रतन सिंह जी की, इससे आपको याद रहेगा एग्जाम में। फोटो देखिए, पहली स्लाइड है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ की ओर अभियान सन 1303 ईस्वी में। आप सुनिए, और इसको मैं आगे आपको नोट्स लिखा दूंगा। नोट्स आप सुन लीजिए खाली इसको, जिससे आपको दिमाग में याद रहेगा कि युद्ध किस तरह हुआ था, क्या वर्णन था। फोटो के साथ मैं बताऊंगा आपको, आप सुनते रहिए और मैं नोट्स लिखा दूंगा, जिससे आपको याद भी रहेगा और लिखने के बाद आप नोट्स रिवाइज भी कर सकते हो। तो पहली फोटो दिख रही है आपको, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ की ओर अभियान है। ये पहली फोटो है। सन 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। उसका उद्देश्य मेवाड़ जैसे शक्तिशाली दुर्ग पर अधिकार करना था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की 1303 ईस्वी में। उसका उद्देश्य मेवाड़ जैसे शक्तिशाली दुर्ग पर अधिकार करना था, और दूसरा कारण पद्मिनी को प्राप्त करना भी था। और दूसरी फोटो देखिए, दूसरी स्लाइड है चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी की। ये दूसरी फोटो है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी की। खिलजी की सेना ने कई महीनों तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। खिलजी की सेना ने कई महीनों तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। दुर्ग के भीतर रसद की कमी होने लगी, लेकिन रावल रतन सिंह और राजपूत सैनिक डटे रहे। रसद की कमी हो गई, लेकिन रावल रतन सिंह और राजपूत सैनिक डटे रहे। अब तीसरा फोटो है भीषण युद्ध का। इसके बाद अब भीषण युद्ध हो रहा है। राजपूत सैनिकों ने अंतिम सांस तक वीरता से युद्ध किया। यह संघर्ष मेवाड़ के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्धों में गिना जाता है। अब चौथी साइड है जौहर और साका की। ये चौथा फोटो है जौहर साका का। जब दुर्ग बचाना असंभव हो गया, तब राजपूत परंपरा के अनुसार महिलाओं ने जौहर किया और वीरों ने केसिया पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा। साका हुआ। जब दुर्ग बचाना असंभव हो गया, तब राजपूत परंपरा के अनुसार महिलाओं ने जौहर किया और वीरों ने केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा। साका किया। इसके बाद चित्तौड़गढ़ पर खिलजी का अधिकार हो गया। एक बात पर ध्यान और दें, रानी पद्मिनी की कथा और लोकप्रिय परंपरा का हिस्सा, लेकिन रानी पद्मिनी कथा भी एक बहुत सी सुंदर थी, इसको प्राप्त, ये भी एक परंपरा है। तो इसकी चक्कर में इतिहासकारों में मतभेद है कि उसने चित्तौड़गढ़ पर कब अधिकार करना चाहा था कि रानी पद्मिनी के लिए प्राप्त करने के लिए आया था। इनमें इतिहासकारों में मतभेद है इस चीज़ का। आप दोनों समझ लीजिए, क्वेश्चन आए आपको क्वेश्चन करना, नौकरी पकड़नी है आपको तो बस। और आपको इतिहास याद रखना कि कितना गोहिल वंश ने संघर्ष किया अपने आन बान शान के लिए। यदि आप राजस्थान इतिहास की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो युद्ध
घेराबंदी जो है चित्तौड़ विजय जैसे प्रमाणित तथ्यों पर अधिक जोर दें। जरा सोचिए, अगर आप उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होते तो सबसे पहले किस चुनौती का सामना करना पड़ता? दुश्मन की सेना या भोजन पानी की कमी का? सबसे पहले किस चुनौती का सामना करना पड़ता? दुश्मन की सेना का या भोजन पानी की कमी का? बताइए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आप देखते हैं, अब यहाँ इसके नोट्स देखते हैं। रावल शाखा का अंतिम शासक राजा था रावल रतन सिंह। रानी थी पद्मिनी, बहुत सुंदर थी। ये सियाल द्वीप की थी। समकालीन दिल्ली शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ 28 जनवरी 1303 को आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार हुआ 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, जिसमें राघव चेतन ने विश्वासघात किया। देखो 7 महीने तक करीब यहाँ पर डटा रहा, घेराबंदी करके अलाउद्दीन खिलजी डटा रहा। तब जाकर राजपूत सेना डटी रही, भूखी प्यासी। रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल थे। चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन द्वारा दिया गया नाम खिदराबाद था। चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया, खिदराबाद नाम दिया, क्योंकि अलाउद्दीन की खिलजी के पुत्र का नाम खिदिर खां था, तो उसके नाम पर चित्तौड़ का नाम रख दिया, खिदराबाद रख दिया। अभिलेख लिखा हुआ है कि धवाई पीर के दरगाह अभिलेख में लिखा हुआ है कि इसका नाम खिदराबाद रख दिया था। एक लिखा हुआ है, धवाई पीर की दरगाह अभिलेख में लिखा हुआ है। अलाउद्दीन व रतन सिंह के संघर्ष की जानकारी देने वाला स्रोत हैं। अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के संघर्ष या युद्ध की जानकारी देने वाले स्रोत हैं पद्मावत व डॉक्टर शर्मा व अमीर खुसरो की रचना है। पद्मावत, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण पद्मिनी को बताया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण पद्मिनी को बताया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है। यहाँ तक देखने के धन्यवाद आपका। ये ख़त्म होता है हमारा गोहिल वंश। अब राणा हम्मीर पल से पढ़ेंगे। सिसोदिया के थे जिन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो ये अगली वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक देखने के धन्यवाद आपका। मेरा नाम वैभव कुंतल। इससे लगातार परिश्रम करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच।